हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 11वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम भारत में मिट्टियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। भारत में मिट्टियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, भारत में कौन कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किसी मिट्टी का अन्य नाम क्या है, किसी मिट्टी में कौन कौन से न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। मिट्टी वैसे तो पूरे विश्व भर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में भी डिफरेंट टाइप्स के सॉइल्स या मिट्टियाँ पाई जाती हैं और इनकी विविधता की वजह से इसमें प्रश्न पूछे जाने की और हमारे द्वारा प्रश्न गलत किए जाने की भी संभावना बनी रहती है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं गलतियों से बचने के लिए जो भी संभव प्रयास हो सकता है उनको करने की कोशिश करेंगे और मिट्टियों से संबंधित पूरे क्षेत्र को हम मैप के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मिट्टी होती क्या है। मिट्टी भूपर्पटी या भूपृष्ठ के सबसे ऊपरी असंगठित चट्टानी परत को हम मिट्टी कहते हैं। भूपर्पटी कहने का मतलब है कि पृथ्वी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कई लेयर्स में बटा हुआ है। क्रस्ट, मेंटल, कोर जिसको हम कहते हैं। इसी क्रस्ट पर या भूपर्पटी पर जो भी पूर्ववर्ती चट्टानें हैं जिनके टूट फूट की वजह से और बिल्कुल छोटे कण बन गए हैं, इन असंगठित परतों को क्या कहा जाता है? मिट्टी या मृदा कहा जाता है। ये निर्माण की क्रम में देखें तो एक लंबे समय में चट्टानों के टूट फूट, वेदरिंग इफेक्ट मतलब मौसमों के प्रभाव, सूर्य की तेज गर्मी, ठंडक, इन सभी को झेलते हुए इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। इन मिट्टियों में कई प्रकार के खनिज और कुछ प्राकृतिक तत्व जैसे कि ह्यूमस, जल, वायु, सूक्ष्म जीव, ये सभी शामिल होते हैं। ये सभी मिल करके पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के निवास के लिए एक बेहतर वातावरण प्रोवाइड करते हैं। तो इस बेसिक डेफिनेशन और बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद हम सीधे चलते हैं कि भारत में किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो अगर हम एक क्रम में देखें तो लगभग हमको 8 प्रकार की मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं। ये कौन कौन सी 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले है पर्वतीय मिट्टी, उसके बाद में है जलोढ़ मिट्टी, नेक्स्ट है काली मिट्टी, अगली है लाल या इसको लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है, फिर है लेटेराइट मिट्टी, एक है मरुस्थलीय मिट्टी, उसके बाद में है पीट एवं दलदली मिट्टी और नेक्स्ट है लवणीय या क्षारीय मिट्टी, इसको हम कहते हैं। इन सभी मिट्टियों के पाए जाने का क्षेत्र भारत में पृथक होगा क्योंकि भारत की भौगोलिक संरचना इस प्रकार की है। अलग अलग क्षेत्र जैसे जैसे वहाँ पर टोपोग्राफी है, मतलब वहाँ की प्राकृतिक संरचना जिस प्रकार की है, उसी प्रकार वहाँ पे मिट्टियों का निर्माण हुआ है लाखों वर्षों के क्रम में। हम शुरुआत कर रहे थे अपने इस वीडियो सीरीज़ की भारत में प्राकृतिक विभाजन के बारे में। हमने भारत के प्राकृतिक या भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ा था। वहीं पे हमने क्या क्या पढ़ा था? पर्वत, भारत में कौन कौन से पर्वत हैं, पठार के बारे में हमने पढ़ा था, मैदान हमने देखा, पर्वत, पठार, मैदान, नदी अपोहा तंत्र, इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। इसके अलावा हमको द्वीप समूहों के बारे में भी पढ़ना था। द्वीप समूह के बारे में हम वैसे कुछ चीज़ें चर्चा कर चुके हैं, शुरुआती क्लासेस में हम द्वीप समूह के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा भारत में मरुस्थल, इस प्रकार की भी स्ट्रक्चर या आकृतियाँ या भौगोलिक संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इन सभी क्षेत्रों का निर्माण आप देखेंगे कि एक क्षेत्र का जो गुण है वो दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। जैसे कि पर्वत और जो सामान्य मैदान है, जो सामान्य मरुस्थल हैं, इनका अगर आप देखेंगे तो गुण बिल्कुल अलग है। ये गुण क्यों निर्मित हुए हैं, किस प्रकार के इनमें गुणों का विभाजन कर सकते हैं। तो एक लंबे कालक्रम के दौरान, लाखों वर्षों के दौरान ये गुण निर्मित हुए हैं और इनके पीछे क्या वजह रहे हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं।
लेकिन एग्ज़ाम में क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीज़ हो जाती है कि इन सभी के डिफरेंट या विविध लक्षणों के या गुणों के कारण क्या हैं, यह एक थ्योरी का हिस्सा है। और थ्योरी में क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में थ्योरी बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, तो सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूं कि इन सभी मिट्टियों के विविधता का वजह क्या है, तो सबसे प्रमुख विविधता सबसे प्रमुख कारण हमको दिखाई देता है चट्टानें। कोई भी मिट्टी किस प्रकार के मूल चट्टान से निर्मित हुई है, इससे उस मिट्टी के गुणों का निर्धारण किया जा सकता है। जैसे कि काली मिट्टी किससे निर्मित हुई है, तो काली मिट्टी भाई महाराष्ट्र के पास आपको देखने को मिलेगी, और इसका जो निर्माण हुआ है वो एक लंबे कालक्रम में लावा चट्टानों के टूटने फूटने से या उनके वेदरिंग से हुआ है। दूसरा है धरातली दशाएं। कोई भी मिट्टी किस प्रकार के क्षेत्र में व्याप्त है, इससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उस क्षेत्र का धरातल कैसा है। क्या वहाँ पर पहले से पर्वत विद्यमान है, क्या वहाँ पर एक लंबे समय से मरुस्थल विद्यमान है, क्या वह पठारी क्षेत्र है। इन धरातली दशाओं के हिसाब से आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में मिट्टी किस प्रकार की है और उसमें किस प्रकार के गुण होंगे। अगला है जलवायु। जलवायु कहने का मतलब है कि कहीं पे तेज गर्मी पड़ रही है, कहीं पे साल भर बारिश हो रही है, तो इस जलवायुवी दशाओं की वजह से भी मिट्टियों में गुणों में परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। अगला है प्राकृतिक वनस्पति। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार की है, इससे भी वहाँ की मिट्टी का क्वालिटी आपको चेंज देखने को मिलता है। एक तो मिट्टी की वजह से वहाँ की वनस्पति अलग होगी, दूसरा है वनस्पति की वजह से कई बार मिट्टी की क्वालिटी हमको अलग देखने को मिलती है। पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी अलग है तो पेड़ पौधे भी अलग होंगे। कुछ क्षेत्रों में क्योंकि पेड़ पौधे अलग हैं तो वहाँ की मिट्टी भी फर्टाइल होती रहती है। अगर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे जो ह्यूमस की मात्रा है वो बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ पौधे अपना पतझड़ के समय जो पत्तियाँ गिराते हैं वो लंबे समय में चेंज होकर के कन्वर्ट होकर के ह्यूमस या खाद बनती रहती है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पे रिलेटेड हैं। अगला है समय। मिट्टियों का निर्माण आपको पता है कि लाखों वर्षों के दौरान हुआ है। ऐसा नहीं है कि चट्टानें टूटने फूटने के बाद अगले साल तक मिट्टियाँ बन जाएंगी। लाखों वर्षों के दौरान इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। और आप मिट्टी को भी इनके एज के हिसाब से कई कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे कि एक शिशु को हम कहते हैं कि एक जो नवजात बालक होता है वो शुरुआत में शिशु अवस्था में होगा, फिर किशोरावस्था में होगा, उसके बाद में आगे चल करके वृद्धावस्था में होगा। उसी प्रकार के मिट्टियाँ भी जब बिल्कुल शुरुआती फेज में होती हैं, उसके बाद में एक लंबे समय के दौरान, लाखों वर्षों के दौरान ये अपने किशोरावस्था में आएंगी। लास्ट में जब बिल्कुल महीन कण के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी तब हम इनको कहते हैं वृद्धावस्था। हालांकि मिट्टियों का ये आयु के हिसाब से वर्गीकरण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि समय के हिसाब से भी, जैसे कि एक बालक में समय के हिसाब से गुणों में परिवर्तन होता है, वैसे ही मिट्टी में भी समय के हिसाब से उसके गुणों में परिवर्तन होता चला जाता है। मिट्टी जितनी पुरानी होती है उतना ही उसमें उत्पादकता अधिक होता चला जाता है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक डिस्कशन था मिट्टी के बारे में। अब हम सीधे चलते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में, और सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वतीय मिट्टी के बारे में। पर्वतीय मिट्टी, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा करते हैं। पर्वतीय मिट्टी को वनीय मिट्टी भी कहा जाता है या इसे अविकसित मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतीय मिट्टी के बारे में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करें तो सबसे पहले इसके बारे में याद रखिएगा कि इसे अविकसित मिट्टी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे वनीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है। पर्वतीय मिट्टी के अन्य नाम क्या क्या हैं? वनीय मिट्टी और अविकसित मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, पर्वतों के ढलानों पे या पर्वत के आसपास ही पाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों जैसे कि शिवालिक के तटीय क्षेत्र हो गए, शिवालिक के निचले फुटस्टेप्स के आसपास के क्षेत्र हो गए। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में हिमालय के आसपास के क्षेत्र हो गए। दक्षिण भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के आसपास क्षेत्र हो गए। अरावली के आसपास के क्षेत्र हो गए। इन सभी क्षेत्रों में पर्वतीय या वनीय मिट्टी पाई जाती है। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन
और ह्यूमस, एक शब्द मैंने कहा ह्यूमस। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये ह्यूमस क्या चीज़ है। ह्यूमस का मतलब जो कार्बनिक पदार्थ हैं, पेड़ पौधे के जो पत्ते हो गए, टुकड़े हो गए, जीव जंतुओं के अवशेष हो गए, ये सभी एक लंबे समय के बाद जो एक गाढ़े चिपचिपे या कार्बनिक पदार्थ के रूप में निक्षेपित होते हैं, इसी को ही ह्यूमस कहा जाता है। तो वनीय मिट्टियों में नाइट्रोजन और ह्यूमस यह पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन ये भुरभुरी मिट्टी होती है, मतलब इसमें पकड़ बहुत अच्छी नहीं होती है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि इनमें गहराई कम होती है, इसमें लेयर्स बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो पर्वतीय मिट्टी के 2-3 खासियत हमने क्या क्या देखा। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन इसमें गहराई कम होती है, मतलब इसमें मिट्टियों में पकड़ कम होती है। और इसे हम एक और शब्द के नाम से आप एग्जाम में पूछा जा सकता है, यह सरंध्र युक्त होती है। सरंध्र का मतलब होता है छिद्र युक्त। क्योंकि ये मिट्टी की पकड़ ढीली होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह गहराई में कम होती है और सरंध्र युक्त मिट्टी होती है। ठीक, साथ ही पर्वतीय मिट्टियों में कंकड़ पत्थर भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। अब एक और प्रश्न जो पूछा जाता है मिट्टियों के बारे में कि वह कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, तो पर्वतीय मिट्टी चाय, सेब, केसर, इन सभी के लिए उपयोगी होती है। जैसे कि आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो आपको पता है कि ये हिमाचल प्रदेश का पूरा क्षेत्र सेब के लिए फेमस है, असम वाला पूरा क्षेत्र, असम अरुणाचल वाला क्षेत्र, और साथ ही सिक्किम, साथ ही दार्जिलिंग के आसपास का क्षेत्र चाय के लिए फेमस है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र केसर के लिए फेमस है। तो क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी विद्यमान है, फैली हुई है, इसीलिए यहाँ पे इस प्रकार के फसल पाए जा रहे हैं। ठीक है, चाय, सेब, केसर, ये सभी इन क्षेत्रों की प्रमुख फसलें हैं। साथ ही यहाँ पे आलू वगैरह की खेती भी पर्याप्त मात्रा में होती है। ठीक है, असम के आसपास अगर देखेंगे तो चाय हो गया, आलू हो गया, इनकी भी फसल पर्याप्त मात्रा में की जाती है। तो पर्वतीय मिट्टी के बारे में क्या क्या चीज़ हमने देखा, नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है, गहराई कम होती है, सरंध्र युक्त होती है, चाय, सेब, केसर, आलू, इनके लिए यह उपयुक्त मिट्टी होती है। बस ये जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं वो इतने ही हैं, बाकी इसमें आप जितना चाहें पढ़ना चाहें पढ़ते रहेंगे, पर एग्जाम में यही कुछ प्रश्न घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। स्थान पूछ लेगा कि किस क्षेत्र में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, तो आपने हिमालय के बारे में ठीक से पढ़ा हुआ है, हिमालय का क्षेत्र आपको पता है, तो हिमालय के पद ढालों पे, मतलब हिमालय के ढाल वाले क्षेत्रों पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब हिमालय के आसपास तो हमने देख लिया, साथ ही दक्षिण भारत में भी जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, यहाँ पे भी आपको कुछ मात्रा में पर्वतीय मिट्टी दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस मैप में सिर्फ मिट्टी जहाँ पे मेजॉरिटी रूप से पाई जाती है, बहुतायत में पाई जाती है, उन्हीं को ही हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, पर एक्चुअल में पूरे भारत में आपको हर जगह पे हर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन किस मात्रा में पाई जा रही है, क्या बहुत कम, मतलब अगर किसी क्षेत्र में 100% के हिसाब से देखेंगे तो वहाँ पे बहुतायत कहने का मतलब है कि 40-50% अगर कोई एक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो उस मिट्टी को हम उसी विशेष मिट्टी के क्षेत्र के रूप में जानेंगे, न कि जो कम मात्रा में पाई जा रही है उसके नाम से। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे बहुतायत में पाए जाने वाले मिट्टी के हिसाब से क्षेत्रों को वर्गीकृत किया है, अन्यथा आप देखेंगे कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसके अलावा भी विविध प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, जलोढ़ मतलब जल के द्वारा बहाकर लाई गई और निक्षेपित की हुई मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसका एक वैज्ञानिक नाम है, इसको याद रखिएगा, इंसेप्टिसॉल। किसी एग्ज़ाम में मुझे ध्यान आ रहा है कि वहाँ पे वैज्ञानिक नाम पूछा गया था,
तो कुछ एक मिट्टियाँ हैं जिनके वैज्ञानिक नाम प्रसिद्ध हैं, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी को इंसेफ्टिसॉल भी कहा जाता है। साथ ही इस मिट्टी को स्थानीय रूप से कछारी मिट्टी और काप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कछारी और काप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है किसको? जलोढ़ मिट्टी को। जलोढ़ मिट्टी क्या है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई और निक्षेपित की हुई मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। भारत में पाए जाने वाले जो भी मिट्टियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जलोढ़ मिट्टी। अगर क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो लगभग भारत के 40% हिस्से में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भाई इतनी सारी नदियां हैं और सभी नदियां अपने साथ अवसाद लेकर के चलती हैं, अवसादों को निक्षेपित करते रहती हैं। इसी वजह से भारत के, या यूं कहें कि मध्य भारत के लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में, गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों के आसपास हमको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। साथ ही इसी मिट्टी के आसपास मैदानों का निर्माण हुआ है, जिसको कि हमने प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत भारत का विशाल मैदान नाम से पढ़ा था, अध्ययन किया था। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियां हैं भारत में महत्वपूर्ण? अगर हम देखें तो गंगा यमुना हो गया, इसके अलावा महानदी हो गया, फिर गोदावरी हो गया। साथ ही पश्चिम की तरफ देखेंगे तो नर्मदा नदी हो गया, माही नदी हो गया। इन सभी नदियों के आसपास आपको जलोढ़ मिट्टी दिखाई देती है। साथ ही पूर्वोत्तर भारत में देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। ब्रह्मपुत्र नदी विशेष रूप से असम में और अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी किन फसलों के लिए उपयोगी होती है? तो वे सभी फसलें जिनको कि ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, जैसे कि गन्ना हो गया, धान हो गया, इन सभी फसलों के लिए जलोढ़ मिट्टी उपयोगी होती है। ध्यान रहेगा, मिट्टी का क्षेत्र देख लिया हमने, फसल देख लिया, साथ ही इसमें जो विशेष रूप से किस प्रकार के स्ट्रक्चर या किस प्रकार इनका निर्माण होता है वो भी हमने देख लिया। तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से इनका निर्माण होता है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक, तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। साथ ही अब हमने जब भारत में मैदानों का संरचना या मैदानों की विविधता के बारे में जब चर्चा किया था तो उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी। यहाँ पे जैसे कि हमने चर्चा किया कि मैदानों का इन मिट्टियों का निर्माण, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जल के द्वारा हो रहा है, जल के द्वारा नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से हो रहा है। और वहीं पे हमने दो शब्दों की चर्चा की थी, एक था बांगर और एक था खादर। तो इन बांगर और खादर के बारे में मैं पहले क्लास में चर्चा कर चुका हूँ। खादर क्या है? उपजाऊ मिट्टी है जो कि हर साल नवीनीकृत होती है। बाढ़ के पानी किसी भी नदी के द्वारा हर साल इसमें नया मिट्टी का परत ला करके ढक दिया जाता है। और बांगर क्या है? यह अनुपजाऊ मिट्टी है जो कि लंबे समय पहले नदियों के द्वारा लाई गई निक्षेप से बने थे, लेकिन अब इसमें वापस नए निक्षेप यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, तो बांगर पुरानी मिट्टी है, खादर नई मिट्टी है। इनको भी हम जलोढ़ मिट्टी के अंदर रखेंगे, लेकिन जलोढ़ मिट्टी के अंदर भी अब दो कैटेगरी बढ़ गया। एक है पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर के नाम से जानते हैं, और एक है नवीन या नया जलोढ़ मिट्टी जिसको हम खादर के नाम से जानते हैं। इनमें विशेषता क्या है? इन मिट्टियों की विशेषता यह है कि खादर मिट्टी यहाँ पे पोटाश, फास्फोरस और चूना ये सभी पर्याप्त मात्रा में होता है। क्या क्या? फास्फोरस, पोटाश और चूना ये सभी जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में होता है, लेकिन इन मिट्टियों में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी देखने को मिलती है। साथ ही जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसको हम बांगर के नाम से जानते हैं, वो क्योंकि अनुपजाऊ होती है। अनुपजाऊ होने के पीछे रीज़न क्या है? इसमें जो भी उपजाऊ परत है वो निक्षालन की वजह से, बार बार बारिश की वजह से उनमें ऊपरी परत जो है वो धुल करके नदी के साथ बह जाती है, और वहाँ पे क्या बच जाता है? वहाँ पे बच जाता है कंकड़ पत्थर नुमा संरचना। ठीक है, तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें वो जो मिट्टी है वो ज़्यादा सॉल्टी नेचर की हो जाती है या लवणीय नेचर की हो जाती है। वहाँ पे सोडियम जैसे क्षारीय तत्व अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वहाँ पे लवणीय तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है, और इसी वजह से ये क्षारीयता रखते हैं। ठीक है,
जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जिसको कि हम बांगर कह रहे हैं, तो बांगर जो है वो क्षारीय मिट्टी के एक रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो बांगर क्षारीय मिट्टी होते हैं, जबकि खादर जो है वो सामान्यतः एक नॉर्मल पीएच वाले मिट्टी होती है जिसमें कि उर्वरता अधिक होती है। साथ ही इसमें फास्फोरस, चूना इनकी मात्रा अधिक होती है, ह्यूमस की कमी होती है। अच्छा, एक और चीज़, एक जनरल टाइप का मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ। जनरली एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एन, पी और के, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। एक जनरल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है परीक्षाओं में। पूछा जाता है कि भारतीय मिट्टियों में इनमें से कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। भारत की मिट्टियों में इनमें से कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, तो याद रखिएगा भारतीय मिट्टियों में इन तीनों तत्वों का अभाव मिलता है, कम मात्रा में पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसीलिए हमारे यहाँ एक खाद आता है NPK, ठीक है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। यह खाद हमेशा किसान जो है अपने खेतों में बहुतायत में यूज़ करते हैं। ठीक, तो NPK भारत के सभी मिट्टियों में कम पाया जाता है। इसी वजह से भारत में ज़्यादातर किसान अपने खेतों में NPK नाम का जो खाद है उसको यूज़ करते हैं। ठीक, तो हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में चर्चा किया। इसको वैज्ञानिक रूप में इंसेप्टिसॉल कहा जाता है। जल के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से इनका निर्माण होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक है बांगर और एक है खादर। बांगर और खादर क्या हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कह रहे हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कह रहे हैं। खादर में फास्फोरस, चूना, जीवाश्म ये सब पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। और एक अंतिम बात, ये जो पूरी जलोढ़ मिट्टी है यह भारत के खाद्यान्न भंडार की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं मिट्टियों के आसपास आप देखेंगे धान, गन्ना, गेहूं ये सब बहुतायत में उगाया जाता है। इसीलिए इस पूरे क्षेत्र को, जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र को भारत के लिए खाद्यान्न गृह या खाद्यान्न भंडार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डेली खाए जाने वाले जो फूड आइटम्स हैं जैसे कि गेहूं, धान, ये सब यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उगाया जाता है। ठीक है, अगली मिट्टी की हम और बढ़ते हैं और नेक्स्ट मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी की अगर बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है वर्टिसॉल। काली मिट्टी को वर्टिसॉल नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र अगर हम देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस समय, ये पूरा क्षेत्र हमको काली मिट्टी वाला क्षेत्र के रूप में मिला हुआ है प्रकृति से। ये जो क्षेत्र है जिसको कि मैंने ब्लैक डॉट, जो बड़े बड़े ब्लैक डॉट हैं, इनसे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। साथ ही मैं इसको अलग से भी यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसको हम काली मिट्टी वाले क्षेत्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, साथ ही गुजरात का भी कुछ क्षेत्र है जिसको कि काली मिट्टी का वरदान मिला हुआ है। यहाँ पे काली मिट्टी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। ठीक, तो काली मिट्टी के कुछ गुणों की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि इनका निर्माण लावा चट्टानों से हुआ है। इस काली मिट्टी का निर्माण लावा चट्टानों से हुआ है और इसको दक्कन पठार के आसपास क्योंकि ये मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, इसी वजह से इसको कहीं पे दक्कन मिट्टियाँ भी कहा जाता है। ठीक, दक्कन पठार की प्रमुख मिट्टी है। इस मिट्टी को हमने क्या क्या नाम दिया, एक है काली मिट्टी, एक नाम और याद रखिएगा, इसको आपने टेक्निकल नाम के तौर पे वर्टिसॉल नाम याद रखा। एक और नाम है इसके लिए रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, शुरुआत करें कि इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं जो कि पूछी जा सकती हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें लोहे के अंश अधिक पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और यह अपना जो काला रंग है वो इसी लोहे की वजह से इसको मिलता है। ठीक, पहली चीज़ क्योंकि ये बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। दूसरा चीज़ यहाँ पे लोहे की अधिकता पाई जाती है। तीसरी चीज़, यह अपना काला रंग इसी लोहे और लावा के रंग से ग्रहण करती है। इस मिट्टी की विशेषताएं क्या क्या हैं,
इस मिट्टी में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और इसमें नमी धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है। आपने खेतों में अगर काली मिट्टी कहीं देखा होगा तो काली मिट्टी जो है वो सूखने पे दरार युक्त हो जाती है और जैसे ही उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे पूरा पानी सोख लेती है और बिल्कुल चिपचिपा एक गाढ़ा पदार्थ बना लेती है। ठीक है, तो काली मिट्टी के बारे में याद रखेंगे। काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा से हुआ है, दक्कन पठार के आसपास पाया जाता है। क्षेत्र अगर विशेष राज्य के रूप में देखेंगे तो सर्वाधिक इसका विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के आसपास है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में इनमें अलग अलग रंग पाया जाता है, वहाँ की भौगोलिक विविधता की वजह से। कहीं पे तापमान ज़्यादा है, कहीं पे नमी ज़्यादा है, इसकी वजह से इसमें जो काला रंग है वो भी कई वैरायटी के काले रंग हमको देखने को मिलते हैं। कहीं पे हल्का काला रंग देखने को मिलेगा, कहीं पे गाढ़ा काले रंग के कहीं पे डार्क ब्लैक कलर के काली मिट्टी देखने को मिलते हैं। तो इनमें भी विविधता पाई जाती है। ठीक है, हालांकि दक्कन वाले क्षेत्र में यह पर्याप्त मात्रा में यह मिट्टी मिलती है। काला रंग क्यों मिलता है? तो लोहे का जो अवशेष है उसकी वजह से इसको अपना काला रंग मिलता है। ठीक, अगला है इसमें कौन कौन से तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो काली मिट्टी में एक तो मैंने बताया कि लोहा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ठीक है, लोहे के जो लौह खनिज इसमें पर्याप्त मात्रा में होता है। साथ ही इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ये भी पर्याप्त मात्रा में होता है। मैग्नीशियम भी पर्याप्त होता है। पोटाश ये भी इसका एक प्रमुख तत्व है। इन सभी के बावजूद इसमें एक चीज की कमी होती है, वो है जीवांश या ह्यूमस। ठीक है, जीवांश या ह्यूमस की इसमें कमी देखने को मिलती है। ठीक, और एक और चीज़ मैंने आपसे डिस्कस किया कि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। आप अपने आसपास खेतों में ही देखेंगे तो जो काली मिट्टी है सूखने पे इसमें दरारें पड़ जाती हैं और जब ये गीली होती है चिपचिपी हो जाती है और साथ ही एक कह सकते हैं कि स्वतः जुताई इसमें होने लगती है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है इसको, क्योंकि यह गीला होने पे चिपचिपा और सूखने पे बिल्कुल इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, इतनी बातें याद रखिएगा काली मिट्टी के बारे में। अगला है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाया जा रहा है? तो लगभग पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र अगर हम देखें, प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है इसमें हम दक्कन पठार को अगर छोड़ दें तो शेष भारत में एक बड़े हिस्से में लाल मिट्टी या इसको कहीं कहीं पे लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये जो लाल पीली मिट्टी है पाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी कहें या लाल पीली मिट्टी कहें, पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में भी मुख्य रूप से लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा पूरा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इस पूरे क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी, साथ ही पूर्वोत्तर भारत की अगर तरफ चलेंगे तो लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश, असम को छोड़ दें तो बाकी सभी क्षेत्रों में हमको लाल मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, इनका निर्माण किससे हुआ है? तो इनका निर्माण भी जो बिल्कुल शुरुआती चट्टान थे, मैंने बताया था कि पृथ्वी का जो टॉप मोस्ट लेयर है इसको हम आर्कियन चट्टान के नाम से जानते थे। जो शुरुआती चट्टान थे, प्रारंभिक चट्टान थे, इनको आर्कियन नाम से जानते थे और इन्हीं आर्कियन चट्टानों के क्षय होने की वजह से इन लाल पीली मिट्टियों का निर्माण हुआ है। ठीक, इसके अलावा इसका सर्वाधिक विस्तार या सर्वाधिक फैलाव कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। साथ ही ये जो लाल पीली मिट्टी है इसके बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा कि काली मिट्टी का जो क्षेत्र है इसके आसपास फैला हुआ है। काली मिट्टी, प्रश्न पूछा जाता है कि काली मिट्टी के आसपास सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसके अगर हम नेबरिंग स्टेट्स में देखें तो काली मिट्टी के आसपास पूरे क्षेत्र में हमको लाल पीली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, तो काली मिट्टी को घेरे हुए है कौन सी? लाल पीली मिट्टी। इसके अलावा इनमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में अगर देखें तो लोहे के अंश मिलते हैं। इसमें लोहे के अंश सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इसी लोहे के ऑक्सीकरण की वजह से ये अपना लाल और हल्का पीला रंग ग्रहण करता है। जबकि इसमें कौन से पदार्थों की कमी होती है, कौन से पोषक तत्वों की कमी होती है? तो इसमें फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, साथ ही जीवांश
या ह्यूमस इनकी कमी होती है। ठीक है, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इन सब की कमी होती है और लोहे की अधिकता होती है। इन मिट्टियों की खासियत क्या है, क्या कौन से फसल यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं? तो इसमें जितने भी प्रकार के मोटे अनाज होते हैं, कोदो, कुटकी, बाजरा, ये सभी इन मिट्टियों में पर्याप्त मात्रा में या ठीक ठाक उर्वरता के साथ में उगाए जा सकते हैं। ठीक है, साथ ही इस क्षेत्र में कॉफ़ी की खेती भी पर्याप्त मात्रा में होती है। तो लाल पीली मिट्टी मोटे अनाज और कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। क्या क्या चीज़ें मैंने इसके बारे में बताया? इनका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों से हुआ है, तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक फैला हुआ है, काली मिट्टी के चारों ओर इसका विस्तार देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी सबसे ज़्यादा लाल पीली मिट्टी पाया जाता है, इसमें लोहे के अंश पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवांश या ह्यूमस इनकी कमी देखने को मिलती है, और इस मिट्टी में मोटे अनाज तथा कॉफ़ी की खेती पर्याप्त मात्रा में की जाती है। ठीक है, इतनी बातें हैं जो कि लाल पीली मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं, पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी और जो अन्य शेष मिट्टियां हैं, इनके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हमको लगभग 30 मिनट से लेकर के 35 मिनट का समय ले सकती हैं। इसी वजह से इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा शुरू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और आज हमने कौन कौन सी मिट्टी के बारे में बात किया? तो पर्वतीय मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, इन 4 मिट्टियों के बारे में हमने आज की क्लास में कवर किया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।